यशवंत देशमुख, आपकी बारी है। यशवंत, आपकी मुस्कान बहुत कुछ कहती है और यशवंत देशमुख भी एग्जिट पोल तो कर रहे होंगे ना? एग्जिट पोल तो चल रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन चल रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग और हाँ, तो मर्यादा है तो इस नाते तो मैं डायरेक्टली थोड़े पूछ रहा हूँ आपसे कि आप एग्जिट पोल बता दीजिए। या डायरेक्टली किसी भी तरीके की उस डायरेक्शन में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं चूंकि योगेंद्र जी बैठे हैं और योगेंद्र जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मुझे लगता है कि सारे पोलस्टर्स को 2004 का भूत बहुत जोर से सताता है रह रह के। और पहले चरण में जब टर्नआउट गिरा तो आई एम श्योर कि सारे ही हमारे सहयोगी जितने भी फील्ड में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके सामने एक संकट आया होगा कि ये 4% का ड्रॉप हो गया। हाँ। और हम लोग वापस ड्राइंग बोर्ड पे गए और मानक 2004 में जब दूध का जला होता है तो छाछ भी फूंक के पीता है, तो हम सभी लोग अब छाछ भी फूंक के ही पीते हैं। और 2004 में मानक करीब 18% का अर्बन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में टर्नआउट में ड्रॉप हुआ था और वो बीजेपी सारी सीटें हार गई थी। 2004 बड़ा विचित्र चुनाव था। 50 साल में पहली बार ऐतिहासिक रूप से भाजपा ने उस समय मेजॉरिटी जो थी वो रूरल सीट्स जीती थी, जितनी ग्रामीण की सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा ने जीती थी। और जो भाजपा का गढ़ माना जाता था शहरी इलाका, वहाँ भाजपा मुंह के बल गिर गई थी और 18% का मेट्रोज का टर्नआउट ड्रॉप था उस समय। तो 2004 का जो ड्रॉप था, क्या वैसा ड्रॉप आया? क्या उसके हम कोई आसार निकाल पाए? मैं केवल टर्नआउट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं और कोई आकलन आपके सामने भी रख भी नहीं सकता किसी तरीके का। तो जितना अभी तक समझ में आया वो ये कि 4% पहले फेज़ में, दूसरे फेज़ में 3, तीसरे फेज़ में 2, चौथे फेज़ तक आते आते हार्डली 1% का ही अंतर रह गया टर्नआउट चौथे में। तो वृद्धि हुई है, वृद्धि ही हुई है बल्कि। तो अब सवाल ये है कि क्या ये ड्रॉप वैसा है, और इसके लिए बहुत साइंटिफिक आकलन केवल ये है कि हम देखें क्या शहरी और ग्रामीण टर्नआउट के ड्रॉप में कोई वेरिएशन है। वो नहीं दिखा हमको। पुरुष और स्त्रियों के उसमें कुछ अंतर वैसा दिखा, वो भी हमारा एक्चुअली बढ़ाई स्त्रियों का उसमें कोई गिरावट नहीं दिखी। आज इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी है बहुत अच्छी उसके ऊपर। दलित रिजर्व सीट्स, ट्राइबल रिजर्व सीट्स और नॉन रिजर्व सीट्स में कुछ अंतर है, वो भी नहीं दिखा। भाजपा गैर भाजपा नहीं दिखा। भाई केरल में 7% का टर्नआउट ड्रॉप हो गया, वहाँ भाजपा है ही नहीं। केवल इतना समझ में आया मानक कि जहाँ पर परसीव्ड कंटेस्ट बहुत अच्छा है वहाँ टर्नआउट हेल्दी है। और ये राज्यों के अंदर भी है, केवल अलग अलग राज्य नहीं। जैसे पश्चिम बंगाल में कंटेस्ट एक सीट का बहुत अच्छा है, वहाँ पे टर्नआउट हेल्दी है। जहां परसीव्ड कंटेस्ट लोगों में वन साइडेड है, लॉप साइडेड है, वहां पे टर्नआउट गिर गया है। केरल में गिर गया, तमिलनाडु में गिर गया अगर आप उस तरीके से देखें। और बाकी जगहों पे राजस्थान में गिर गया, गुजरात में गिर गया अगर आप वैसे देखें तो लॉप साइडेड कंटेस्ट में जहां पे जीतने वाले को लग रहा है अरे हम जीत ही रहे हैं, क्या वोट डालने जाएं, हारने वाले को लग रहा है हम क्या वोट डालने जाएं, हम हार ही रहे हैं। तो दोनों लोगों को गर्मी का बहाना मिल गया कि गर्मी बहुत है, दोनों लोग थोड़े बहुत घर में बैठ गए। राजस्थान में अगर आप देखें तो बड़ा क्लासिकल मानक आपको दिखेगा कि जिन सीटों पे कंटेस्ट अच्छा है वहां पे टर्नआउट बढ़ गया। बाड़मेर में बढ़ गया, बहुत सारी 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां कंटेस्ट बहुत अच्छा है, वहां टर्नआउट बढ़ गया क्योंकि लोग अच्छा टर्नआउट अपने दोनों साइड के लोग निकलते हैं तो अच्छा है। तो टर्नआउट ड्रॉप होने के कारण पहले फेज में एक पैनिक सा जो सेट इन हुआ एनालिस्ट्स में, मीडिया में, यहां तक कि नेताओं में भी कि ये किस तरफ अब मामला जा रहा है। हर कोई यही पूछता था इसके मायने क्या हैं, इसके मायने क्या हैं। लेकिन अब 4 फेज के बाद में मुझे लगता है कि शायद सभी ने, मीडिया से लेके नेताओं तक से लेके एनालिस्ट तक, सभी ने ओवर रिएक्ट किया पहले फेज के टर्नआउट ड्रॉप को। कारण उसके जो भी हैं, मतलब जो एक ब्रॉड एनालिसिस मुझे समझ में आई अच्छे कंटेस्ट की, वो मैंने आपके सामने उसको उस तरीके से रखा। ओके, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ। आपके बात हो गई? नहीं, बिल्कुल आप पूरी। हाँ, मैं बस इतना कह रहा था, आपने देखा होगा मैंने अपनी बातचीत में टर्नआउट का जिक्र भी नहीं किया और मेरा जो निष्कर्ष और समझ है उसका टर्नआउट से कोई संबंध नहीं। ओके, हाँ। यशवंत, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं जहां जहां परसीव्ड कॉन्टेस्ट नहीं दिख रहा है वहां वोटर टर्नआउट गिरा है। जी, करेक्ट। उसमें केवल एक अपवाद जो है जहां कंटेस्ट अच्छा है लेकिन टर्नआउट गिरा है, वो है महाराष्ट्र का। और उसका मानक कारण यह है कि महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी का वोटर क्यों ना हो, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमारा चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल।
बोलो जुबान केसरी। बहुत फैला दिया ना इन सारी नहीं, पार्टियों ने सारे मिलकर। पार्टियों ने वहां पर पिछले जनादेश की धज्जियां उड़ाई हैं, जनादेश का अपमान किया है। सारी पार्टियों ने, कोई एक पार्टी उसमें आज की तारीख में अपने वोटर के सामने जाकर के ये कहने की स्थिति में नहीं है आपने जो हमें जनादेश दिया था हम उस पर टिके रहे। ओके, इसलिए सारी पार्टियों के वोटर्स का जो ठगा हुआ महसूस करना है उसके कारण भी हुआ। ठीक है, अब लेकिन वो जहाँ- और ज्यादा कठिन हो गया अब है। जहां जहां वोटर टर्नआउट कम हुआ है वहां आप भी कह रहे हैं और हमको भी यही लगता है कि दोनों ही तरफ के वोटर नहीं निकले होंगे। तो Exactly. उससे कोई अंदाजा लगाना कि भैया ये जीतेगा या ये जीतेगा या ये भारी पड़ सकता है, ये तो बेमानी होगा ना। ये बेमानी की बात है। दूसरी चीज कि जो हाल के मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, मैं अपनी असफलताओं में उसको भी गिनता हूं मानक, क्योंकि हमें अंदाजा था जिस तरीके की ऊब थी लोगों में। हमने बार बार ये बात बोली थी कि लोगों में नाराजगी नहीं है, ऊब है, और लोग बदलाव चाहते हैं बड़ी तादाद में। हमारी आंकड़ों में बहुत साफ हमको लग रहा था कि शायद भाजपा वहां पे हारेगी और कांग्रेस वहां जीत जाएगी। लेकिन जो रिलेटिव टर्नआउट का ये समझ में आया कि एक थाली सजी हुई जो है वो रखी हुई है, लेकिन कांग्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रैंक एंड फाइल में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अब इतनी भी हिम्मत मध्य प्रदेश में नहीं बची कि उस थाली से रोटी उठा करके अपने मुंह में डाल लें। तो जब स्थिति किसी पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी हो जाए जहां पे केवल टर्नआउट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, इसके ऊपर एक हारा हुआ चुनाव कोई पार्टी जीत में बदल ले, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रीबूट का बटन दोबारा दबेगा हमारे एनालिटिक्स के हिसाब से कि यार ये तो कुछ अलग चीज हो गई जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अच्छा। और जिसके बारे में हमें सोचना बहुत अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो आपका एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके मोबाइल फोन में आ चुका है वो मत बताइए, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन कम से कम एक एनालिस्ट होने के नाते, एक पोलस्टर होने के नाते, चुनाव से पहले से आपका जो असेसमेंट था, आपने ओपिनियन पोल भी किए ना कई, कहां तक आप ले गए थे, कितना एनडीए को आप दिखा रहे थे अपने लास्ट ओपिनियन पोल चुनाव से पहले? मेरे ख्याल से हमने जो लास्ट ओपिनियन पोल किया हमारा एबीपी में, और उसके पहले जो इंडिया टुडे का हमारा एमओटीएन आया जो, वो एनडीए के लिए 350 के आसपास का नंबर था। वही जो पिछली बार उसको आई वो थी। जो लास्ट जो Status quo। पिछली बार का था, उसमें केवल अंतर ये पड़ा था मानक कि कुछ जगहों पे चूंकि एनडीए के अलायंस पार्टनर्स खराब प्रदर्शन कर रहे थे और भाजपा का खुद का प्रदर्शन वहां पे उतना खराब नहीं था उन राज्यों में। जैसे आप बिहार की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, इन जगहों पे हमारे उस समय के सर्वेज ने बहुत क्लियरली बोला था कि अलायंस पार्टनर्स के लिए उस तरीके का समर्थन या उस तरीके का उत्साह नहीं दिख रहा है जो बीजेपी के लिए या नरेंद्र मोदी के नाम पे दिख रहा है। Okay। तो हो सकता है कि अलायंस पार्टनर्स की संख्या उस तरीके की बहुत उनके लिए उत्साहजनक ना आए। ठीक है, ओके, वो तो 350 ये- चुनाव से पहले था। ये सारा चुनाव के पहले था, और मैं उससे ज्यादा अभी फिलहाल जो लास्ट हमारा हुआ था मैं उसी के बारे में टिप्पणी। हाँ, एक बात जरूर हमने उस समय लगातार बोली थी कि 2014 और 2019 के बीच में हमने उस समय प्रेडिक्शन किया था कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, 19 में बढ़ा, और फिलहाल हमारे ट्रैकर्स जो लास्ट थे उसमें दोबारा से ये बात सामने आई थी कि बीजेपी का पर्सनल वोट शेयर बढ़ रहा था। अब देखना यह है 4 तारीख को कितना वो एक्चुअली में आ पाता है, नहीं आ पाता। अ पोस्टर इज एज गुड एज द लास्ट प्रेडिक्शन। Absolutely। इससे ज्यादा की शेल्फ लाइफ हमारी मानक होती नहीं ओके, है। तो वो राइडर लगाते हुए कि आप अपना आंकड़ा मत बताइए, योगेंद्र जी जो कह रहे हैं कि 50 सीट, 60 सीट, 70 सीट का नुकसान हो सकता है, ये आपको बिलीवेबल लगता है? आपके अंदर का एनालिस्ट? नहीं, मैं उसमें वास्तव में नहीं जाना चाहूंगा। कारण यह है कि फिर वो इट विल बी अगेन इट विल बी अनएथिकल फॉर मी बिकॉज आई एम प्रीवी टू द एग्जिट पोल डेटा। मैं केवल, हाँ, अगर आप मुझसे कंपैरिजन में बोलें कि जो हमारा लास्ट ट्रैकर वाले जहां खत्म हुए उसमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर हमें लगता है कि ये मामला कठिन है, ये अच्छा है, उन सब के बीच में मैं केवल वो बता सकता हूं, बैटल ग्राउंड स्टेट्स हमने लगातार बताए थे। हाँ। कि बंगाल में कड़ी लड़ाई है। महाराष्ट्र में 1.5 साल से हमारे सारे ट्रैकर और जितने मेजर हमारे पोल है वो बल्कि बहुत साफ बोल रहे थे कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, वहाँ पे कठिनाई कड़ी हो रही है एनडीए के लिए महाराष्ट्र में। ये हमने ट्रैकर्स में लगातार बताया। टर्नआउट जो गिर गया उसके कारण अब मैं दोबारा दुविधा में, मैं बोलूंगा कि मैं दुविधा में हूं, क्योंकि टर्नआउट गिरा तो अब किसका कोर वोटर बाहर आया। हाँ। अब ये बड़ा विचित्र है, कहना कठिन हो जाता है कि किसने बाहर निकाला, किसने अपने वोटर को बाहर नहीं निकाला। बिहार इंटरेस्टिंग होगा, बिहार पे निगाह बना के रखिए।
बहुत अच्छा चुनाव होगा। कर्नाटक, योगेंद्र जी ने भी बोला कि कर्नाटक इंटरेस्टिंग होगा। तो ये 4 राज्य जो हैं इन्हें आप मान सकते महाराष्ट्र, हैं। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक 4 इंटरेस्टिंग होंगे राज्य। मतलब 4 तारीख को इनके, 1 तारीख को एक तो एग्जिट पोल में भी अंदाजा अपने को अच्छा लगेगा ठीक है क्या हुआ। लेकिन अच्छा, इससे आप कितना सहमत हैं? योगेंद्र जी कह रहे हैं 2004 जैसा कुछ हो सकता है, जहां ऊपर आपको पता नहीं चलेगा लेकिन जमीन पर कुछ और हो रहा है। मैं एनेक्डोटल एविडेंस पे इससे थोड़ा सा असहमत हूं, क्योंकि पोलस्टर के अलावा आप जानते हैं मानक, मैं पत्रकार हूं मौलिक रूप से, और मैं भी जब घूमता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो मुझे उस तरीके का वेव, देखिए ज्वार आता है, भाटा आता है। देखिए सीधी सी बात है, 2014 में ज्वार आया, उस ज्वार के आगे एक और ज्वार 2019 में आया। अब 2004 का बेसलाइन मानक जो था वो 1999 का चुनाव था, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। 1999 में भाजपा को 24% और कांग्रेस को 28% वोट मिले थे। यानी अपने सबसे दुर्गति के दिन में भी कांग्रेस को 4% भाजपा से ज्यादा वोट मिले थे। आज 2024 का बेसलाइन है 2019। 2019 में भाजपा 37 और कांग्रेस 19, यानी 18% उल्टी तरफ। -4 से या +4 से -18, यानी 22% का ये जो गैप 2004 और 24 के बीच की बेसलाइन का है, इसको पलटने के लिए आपको जिस तरीके का ज्वार उल्टी तरफ दिखेगा या भाटा दिखना चाहिए, आपको वो भाटा दिखाई देता है क्या? ये एक पत्रकारी दृष्टि से मैं समझने की कोशिश करूंगा, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, अगर उतना बड़ा भाटा दिखता तो आपको 2013 की तरह से सड़क पे लोग दिखाई देते। ठीक है, इसमें बहुत आंकड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत, मैं केवल एक पल्स समझने की जरूरत है। तीसरी चीज, ऐसा क्या है कि जब हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव में, जहां पे आंकड़ों में भी हमें लग रहा था कि ऊब है, ये चले जाएंगे, ऊब के कारण लोग चले जाएंगे, 15 साल की इनकम्बेंसी थी मध्य प्रदेश में, हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को, इसको कोई रिसर्च के उसमें नापा नहीं जा सकता मानक। मतलब अगर आप बोलें आंकड़ों में इसे नापे, हम नहीं नाप सकते। लोग नाराज या हो सकते हैं, लोग दुखी हो सकते हैं, लोग हो सकता है परेशान भी हो सकते हैं। सवाल यह है कि उन नाराज, दुखी तथा कथित रूप से बहुत ज़्यादा परेशान लोगों को घर से निकाल करके वोटिंग बूथ तक ले जाने वाली की जो प्रोसेस है, हाँ। क्या वो प्रोसेस Okay. अपोजिशन स्थिति में है करने की? क्योंकि वो नहीं थी। मतलब जो मध्य प्रदेश में, मैं गलत हुआ उसके कारण, मैं तो कह रहा हूं। हाँ। मतलब आप ये सोचिए कि इससे ज्यादा क्लासिकल बात क्या होगी कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेस से ज्यादा आशावादी मैं था। मैं ये आयरनिकल है ना। मैं इसको क्या बोलूं कि भाई हमारे सर्वे में हम लोगों से पूछ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको बूथ तक ही ले जाके वोट नहीं डरवा पा रहे हैं, तो ये तो अब इसमें हम ठीक है, क्या ओके। बोलें? एक सवाल और योगेंद्र जी, उसके बाद पंकज शर्मा और शांतनु गुप्ता। योगेंद्र जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि 50, 60, 70 सीट का नुकसान हो सकता है बीजेपी और एनडीए को, इसका मतलब कांग्रेस को तो बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है, वहां वहां बहुत सारे ऐसे राज्य भी आप बता रहे हैं जहां बीजेपी से उसकी डायरेक्ट फाइट है। इसका मतलब कांग्रेस आराम से इस बार 100, 125 तक पहुंचती हुई आपको दिखाई दे रही है, और अगर हां तो फिर तो इंडिया गठबंधन का एक क्लियर लीडर इमर्ज कर जाएगा। अगर आप ये गणित करके कि देखें तो दरअसल वैसा नहीं हो रहा। मैं थोड़ा हैरान हूँ आपके कहने से। अगर आप इसको जो मैंने कहा है उसी को गणित में कन्वर्ट कर लें तो ऐसा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि और दरअसल यशवंत ने जो बात कही मैं उसी से सहमत हूँ। जब ये इलेक्शन शुरू हुआ उस वक्त मैंने भी एग्जैक्टली यही 4 स्टेट्स बोले थे कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। उसके बाद घूमने के बाद, सारा फीडबैक लेने के बाद मैंने बंगाल को लिस्ट से काट दिया, क्योंकि बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर मुझे दिखाई नहीं दे रहा किसी भी तरफ। ओके। लेकिन मुझे राजस्थान को उस लिस्ट में जोड़ना पड़ा। वहाँ बहुत, राजस्थान का जो पूरी पट्टी है, वहाँ कोई व्यक्ति जाए और कह दे मेरे को कि बीजेपी स्वीप कर रही है, तो भाई मैं तो कहूँगा किसी दूसरे देश में हम लोग गए होंगे। उसमें आपको हरियाणा को जोड़ना पड़ेगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी को यहां पटखनी दे रही है ना, या कुछ सीटें ले रही है ना कुछ राज्यों में, निश्चित ही। मगर ये सब देखने के बाद भी कांग्रेस कोई 100 तक पहुंचती दिखाई नहीं देती। 100 से नीचे ही कांग्रेस फिलहाल चल रही है। अगर इस हिसाब को भी आपने जो मैं बता रहा हूं ना, 250, अगर बीजेपी 235 पे जाती है
तो कांग्रेस 100 को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन 125 जैसी स्थिति आज दिखाई Okay. नहीं दे रही। चलिए और जो- 100 पकड़ लेते हैं। जो यशवंत भाई ने वो कहा 100 से कम फिलहाल, Okay. और यशवंत भाई ने जो कहा कि 2004 जैसा उलटफेर नहीं है, वो भी मैं सहमत हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आज की स्थिति में इंडिया गठबंधन 300 सीट लेके मेजॉरिटी ले रहा है, वैसा नहीं। मैं बिल्कुल लिमिटेड पॉइंट कह रहा हूँ। बीजेपी 272 से नीचे चल रही है। Okay. थोड़ा और नीचे चली गई तो ये भी संभव है कि एनडीए मेजॉरिटी ना छू पाए। वो केवल संभव के रूप में कह रहा हूँ, इससे अधिक नहीं कह रहा। Okay. और तो ऑब्जर्वेशंस में बहुत कोई और ऐसा मैं कतई नहीं कह, मैं तो इनफैक्ट ज्वार भाटा बहुत अच्छा एक उदाहरण है, क्योंकि ज्वार भाटा कोई सुनामी नहीं होती, थोड़ा सा ऊपर उठता है, थोड़ा सा नीचे जाता है। और वो 2019-14 तो ज्वार नहीं था, वो तो ज्वार से कहीं ज़्यादा था, सुपर ज्वार था वो तो किसी तरह का। लेकिन अब जो हो रहा है वो बिल्कुल भाटा वाली स्थिति है कि 2019 से थोड़ा सा नीचे आ गया, जिससे कुछ जगहों पे चट्टान पानी के अंदर ही रहेंगी, लेकिन कुछ जगह पे चट्टान पानी के ऊपर आ जाएंगी। यही हो ओके रहा है। यशवंत, जल्दी से क्या कह रहे थे? बस केवल ये कि एक्चुअली मैं अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरीके से देखूं तो प्रधानमंत्री का या भाजपा का 400 पार, और मैं एक साइड में और दूसरी साइड में योगेंद्र जी का एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट मान के चलूं तो वो 250-272 वाला जो है ना कि बीजेपी 250 और एनडीए मिला के 272 के आसपास, शायद ये दो एक्सट्रीम्स होंगे मानक। मतलब अगर दो एक्सट्रीम्स मतलब जो प्रोजेक्शन एक्सट्रीम्स जिसे आप भाई मान के एक्सट्रीम चले तो वो होगा जो केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि 300 सीट आएंगी उनको, वो एक्सट्रीम। तो अगर प्रधानमंत्री की तुलना करनी है तो कृपया उनसे करें। अखिलेश ने कहा उनको 80 में से 79 सीट आ रही हैं, मतलब तो ये सारे एक्सट्रीम्स हैं, मान उस लिया व्यक्ति जाए। से आप तुलना ठीक है, करें, मतलब ठीक मैं है। तो मतलब इस लायक मैं नहीं एक चूंकि सारी मीडिया के नैरेटिव में और सब जगह पे वो दिन है और आज का दिन है, किसी ने अभी तक ये चर्चा ही नहीं की मानक कि 300 पार होगा कि नहीं होगा। योगेंद्र जी कर रहे हैं कम से कम, इसलिए मैं दो जो आप कहते हैं ना कि एक महत्तम समीपवर्तक और एक लघुत्तम समापवर्तक, तो मैं इन दो आंकड़ों को उस तरीके से देख रहा हूं। तो अगर आप इससे आकलन लेना चाहें कि योगेंद्र जी का जितना अनुभव है और सारे उस तरीके से, उसमें से अगर आप आकलन लेना चाहें तो वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो एनडीए के लिए सिंपल मेजॉरिटी दिखाई दे रही है एनडीए के लिए, और जो बेस्ट केस सिनेरियो है जैसा योगिनी का, मैं फिर 400 वाले मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन जो भी 350 पकड़ लेते हैं। जो भी लास्ट आप के कह रहे सारे थे, जो आपका ओपिनियन पोल कह रहा था। ओपिनियन प्री हाँ, पोल ठीक है। सर्वेज ने जो बोला, शायद वो बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो वो सिंपल मेजॉरिटी। अब वो सिंपल, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये सिंपल मेजॉरिटी वाले उसको भी इसको कितना भाजपा को हैरान, दुखी, परेशान करने वाला वो नंबर माना जाएगा, क्योंकि वो कम से कम 2004 का तो नहीं है। मतलब अगर हम उसको वैसे सोचें उलट फेर और उस तरीके से, Right, okay. तो उस तरीके का कितना हैरान परेशान करने वाला होगा अभी ये। ओके, ऑल राइट।